मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट ईएम वेव प्रोपेगेशन यानी विद्युत चुंबकीय संचरण के थर्ड टॉपिक 2.3 स्काई वेव प्रोपेगेशन के सेकंड सब टॉपिक 2.3.2 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आयन मंडल या आयनोस्फीयर जो है वो उसका निर्माण कैसे होता है तथा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें कौन कौन सी परतें होती है। इस लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आयन मंडल में या आयनोस्फीयर में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी मैकेनिज़्म से या किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर वापस पुनः पृथ्वी पर लौटती है। कम्युनिकेशन में हम बेसिकली एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर से और रिसीवर पर उसे पुनः प्राप्त करते हैं। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में दूरी अगर बहुत अधिक है तो उसमें हम आयनोस्फीयर का प्रयोग कर सकते हैं। आयनोस्फीयर के द्वारा हम लोग लंबी दूरी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर पाते हैं। इसके लिए जो फंडामेंटल या बेसिक हम जो काम में लेते हैं टेक्निक मैकेनिज़्म वह है रिफ्लेक्शन मैकेनिज़्म। रिफ्लेक्शन मैकेनिज़्म में जब हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आयन मंडल की तरफ भेजते हैं तो आयन मंडल की परतों से रिफ्लेक्ट होके या परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम परावर्तन के नियम को समझेंगे और इसमें जो मैकेनिज्म काम में लेते हैं वो लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ कंडीशन है, जब वो सेटिस्फाई होती है, जब वो कंडीशन संतुष्ट होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आयन मंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या विद्युत चुंबकीय तरंग को पृथ्वी से आयन मंडल की तरफ भेजते हैं, when we send the electromagnetic wave towards ionosphere from earth, then EM wave encounter comparatively denser layers nearer to the earth than the rarer layers at the height above from the earth। जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग को पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ भेजते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंग को पृथ्वी के समीप जो वायुमंडल की परतें हैं, चूँकि उनमें वायु का घनत्व अधिक होता है, अतः पृथ्वी के समीप जो भी वायुमंडल की परतें हैं वह सघन होती है उनकी तुलना में जो परतें पृथ्वी से दूर हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं वायु का जो घनत्व है वह कम होता जाता है और वायु के घनत्व कम होने के साथ साथ ही उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम जब पृथ्वी से दूर जाते हैं तो हम सघन से विरल माध्यम की तरफ जाते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त यही होती है कि जो सिग्नल है या जो किरण है वह सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो जब ये रे सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अगर हम कोई भी हाइपोथेटिकल नॉर्मल कंसिडर करें, कोई भी हम एक अभिलंब सोचें तो उस अभिलंब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दूर जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभिलंब से दूर होती जाती है सक्सेसिवली क्रमशः जिन परतों पे जब वह अभिलंब से दूर होता जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो अपवर्तन का जो कोण होगा आपका वो 90 डिग्री होगा।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में वह सिग्नल पुनः पृथ्वी की तरफ मुड़ता है। अब जब ये सिग्नल पुनः पृथ्वी की तरफ मुड़ता है तब इसको जो माध्यम मिलता है वह मिलता है विरल से सघन। When the electromagnetic wave returns towards the earth, it encounters the denser medium, or in other words we can say that it moves from rarer medium to the denser medium. When a ray move from denser to rarer medium, it move away from the normal. जो कोई विद्युत चुंबक की तरंग है जब वह सघन से विरल माध्यम की तरफ गति करती है तब वह अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब लगभग क्रमशः हर एक अभिलंब पे ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और ये पुनः मुड़ते मुड़ते पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम बहुत अधिक लंबी दूरी तक आयनमंडल की सहायता से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म का प्रयोग करके हम आयनोस्फीयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें एक सिंपल सा स्नेल का नियम जो है वो भी होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का जो नियम है, स्नेल्स रूल जो है वो कहता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर म्यू जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन आई में जो आई है वह इंसिडेंस एंगल है। जब हम कोई भी रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये जो म्यू है वो 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। 1 माइनस 81 n अपॉन एफ स्क्वायर का वर्गमूल होता है। यहाँ पर जो n है वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तथा f है वह फ्रीक्वेंसी है। n यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनका घनत्व है। वायुमंडल में जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब आयनाइज्ड होते हैं तो उन आयनाइज्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है वो डेंसिटी हो जाएगी और f फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वायुमंडल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी n तथा फ्रीक्वेंसी f पर निर्भर करती है। यही फ्रीक्वेंसी f जो है वह फ्रीक्वेंसी उस विद्युत चुंबकीय तरंग की है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ट्रांसमिट जो हम कर रहे हैं या जिस EM सिग्नल से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी आवृत्ति f है। तो उस पर भी डिपेंड करेगी म्यू का मान और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। इनमें से किसी का वेरिएशन होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान भी वेरी करता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को। इसको हम क्रांतिक आवृत्ति भी कहते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो नॉर्मल इंसिडेंस पर वापस पृथ्वी पर लौटती है। सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न बैक एट द वर्टिकल इंसिडेंस। अब चूंकि हम इसमें वर्टिकल इंसिडेंस का अर्थ है ऊर्ध्वाधर आपतन, यानी अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग को ऊर्ध्वाधर छोड़ें तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है आई, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ऊपर के जो सूत्र हैं उसमें आई का मान 0 रखते हैं तो साइन 0 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 81 n मैक्स अपॉन एफ स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट। यहाँ पर n मैक्स जो है वह इलेक्ट्रॉन की अधिकतम डेंसिटी होती है। n मैक्स इज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पर f का मान हम fc रख रहे हैं। नॉर्मली f जो है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पर हम लोग अलग अलग आवृत्तियों को काम में लेते हैं। तो अलग अलग आवृत्तियों को काम में लेने पे fc वह आवृत्ति है जो पृथ्वी पर पुनः वापस लौटेगी। fc वह आवृत्ति जो पृथ्वी पर पुनः लौटेगी और fc हमारी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। इसका मान निकालने के लिए हम ये मान रखते हैं साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0। तो 0
डिवाइड बाई साइन आर। 0 को जब साइन आर से भाग देंगे, आर का मान कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान पुनः 0 ही आएगा, शून्य आएगा। और अब ये जो समीकरण बन रहा है 1 - 81 n max अपॉन एफ स्क्वायर, एफ सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करें, दोनों का वर्ग ले लें, इस समीकरण के दोनों पक्षों की ओर अगर हम वर्ग करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, और 1 - 81 n max अपॉन एफ सी स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 0। अब अगर मान लो जो द्वितीय जो इसमें टर्म है 81 n max अपॉन एफ स्क्वायर, उसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और हमारे पास में जो समीकरण आएगा वो आएगा 81 n max अपॉन एफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम इस एफ सी स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 81 n max इक्वल्स टू एफ सी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ सी का जो मान आएगा उसका मान निकालने के लिए हम दोनों और वापस वर्गमूल लेंगे। तो एफ सी का मान आएगा एफ सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 n max स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 हो जाएगा और n max का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का जो मान आता है वह एफ सी इक्वल्स टू n स्क्वायर रूट n max हमें मिलता है। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का जो मान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का मान बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है आयनोस्फीयर में। और अगले टॉपिक में हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आयन मंडल के कम्युनिकेशन को किस प्रकार प्रभावित करता है।